राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता की मजबूरी, चार बेटियों का पिता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राम प्रकाश जी एक सीधे साधे व्यक्ति थे। आज उनके घर में बड़ी चहल पहल थी। सभी लोग आने वाले मेहमानों की आबो भगत के लिए इंतजाम में लगे हुए थे। आज राम प्रकाश जी की बड़ी बेटी रानी को देखने लड़के वाले आ रहे थे। राम प्रकाश जी की चार बेटियां थीं और सबसे छोटा एक बेटा था। राम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वीरपुर के रहने वाले थे। राम प्रकाश जी अनुसूचित जाति के थे और 20 बीघा खेत के मालिक थे। गांव के शुरू में ही उनका अपना बड़ा मकान था जो मिट्टी की दीवारों और छप्पर से बना था। गांव एक नहर के किनारे पर बसा हुआ था। गांव तक जाने के लिए कई साल पहले एक पक्की सड़क बनाई गई थी, परंतु अब केवल वहां पर टूटी फूटी सड़क रह गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही राम प्रकाश जी शहर गए थे। यहाँ पर उनके ममेरे भाई इंदर ने रानी के लिए एक रिश्ता बताया था, जो कि अच्छे पैसे वाले खानदानी लोग थे। दो लड़के थे उनके, दोनों ही सरकारी नौकरी पर थे। वह लड़का भी जो नगर निगम में क्लर्क था और छोटा बेटा जो फौज में था। पिता उनके जो रामलाल एक वकील थे और शहर में अपना मकान भी था। यह सुनकर पहले तो राम प्रकाश जी ने सोचा, ऐसे लोग कहाँ हम जैसे गांव के लोगों से बात करेंगे। पर इंदर के कहने पर वो इंदर के साथ लड़का देखने उनके घर चले गए। लड़के का घर तो बहुत ही आलीशान था। शहर में 3 मंजिला मकान होना बड़ी बात थी। उनका बड़ा बेटा विष्णु घर पर नहीं था, पर कुछ जगहों पर उसके फोटो टंग रहे थे, जिन्हें देखने पर लगता था कि किसी फिल्म का हीरो है। अब रामलाल जी दोनों को बैठाकर कुछ देर के लिए अंदर चले गए तो राम प्रकाश ने इंदर को कोहनी मारी और पूछा, क्या यार ये लोग अपनी बिरादरी के हैं? राम प्रकाश ने इंदर को कोहनी मारी और पूछा, क्या यार ये लोग अपनी बिरादरी के भी हैं? इंदर बोला, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? अपनी जो राजनगर वाली बुआ हैं उनके रिश्तेदार हैं। तब राम प्रकाश जी ने कहा, वो तो ठीक है, हम तो इनके ठाट बाट देखकर पूछ रहे थे। जब तक रामलाल जी के साथ उनकी पत्नी सत्यवती भी आ गई थी और दोनों आकर सामने सोफे पर बैठ गई थी। इंदर जो रामलाल जी को राम प्रकाश जी के बारे में पहले ही बता चुका था। उनके आते इंदर ने लपक कर उनके पैर छू लिए और इंदर को ऐसा करते देख जो राम प्रकाश ने भी दोनों के पैर छू लिए। सत्यवती ने इंदर से कहा, इंदर लड़की का फोटो लाए हो? इंदर ने राम प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया फोटो दे दो रानी बिटिया का। राम प्रकाश जी ने अपनी जेब से एक पासपोर्ट साइज का फोटो निकाला और सत्यवती की तरफ बढ़ा दिया। सत्यवती जी ने फोटो पकड़ तो लिया, पर बोली कि फोटो तो बड़ा लेकर आते थोड़ा। इंदर ने कहा, वो क्या है जी, थोड़ा जल्दबाजी में आना हो गया, इसलिए बड़ा फोटो नहीं बनवा पाए। राम प्रकाश ने कहा, जी यह फोटो अभी पिछले साल ही बनवाया है, जब बिटिया ने इंटर का फॉर्म भरा था। सत्यवती जी ने राम प्रकाश की तरफ एक नज़र डाली और फिर फोटो देखते हुए अपने पति रामलाल की ओर बढ़ा दिया। रामलाल जी ने फोटो को पास रखी मेज पर रख दिया और फिर राम प्रकाश जी से बोले, देखो भाई राम प्रकाश, अगर बच्चों को लड़की फोटो में पसंद आ गई तो फिर हम तुम्हारे घर आकर लड़की को देखेंगे, बाकी बातें इंदर तुम्हें बता देगा। इतने में सत्यवती जी बोल पड़ी, देखो भाई साहब, हमारे विष्णु के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर हमें चाहिए एक घरेलू और संस्कारी लड़की जो हमारे पूरे घर पर ध्यान दे सके, जो घर की मान मर्यादा को बढ़ाए। इंदर बता रहा था, तुम्हारी बेटी सुंदरता के साथ साथ घर के सारे काम जानती है। वह देखने में भी सुंदर है और कुछ पढ़ी लिखी भी है। अभी इंटर पास किया है उसने, वो भी प्रथम श्रेणी में। राम प्रकाश जी ने कहा। इतने में ही रामलाल जी बोल पड़े, ठीक है भाई इंदर, अगर हमें आना होगा तो हम तुम्हें फोन पर बता देंगे। इंदर और राम प्रकाश जी दोनों वहाँ से चले आए। उस दिन से हर रोज राम प्रकाश जी
इंदर को फोन करके पूछते कि कोई फोन आया भाई क्या उनका। अभी 2 दिन पहले इंदर का फोन आया था कि रामलाल जी अपने परिवार के साथ रानी बिटिया को देखना आने चाहते हैं। तब से राम प्रकाश ने आसमान सर पर उठा रखा था और मेहमानों के स्वागत की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। अब राम प्रकाश ने मेहमानों के स्वागत के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट के लिए तरह तरह के शहर से मंगवाए थे। कई तरह की वैरायटियाँ थी। मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध भी प्रधान जी के यहाँ से किया था। मेहमानों को कहीं गाय भैंस के गोबर की महक न लगे, इसके लिए उन्हें कहीं और बंधवा दिया। इतनी सब भाग दौड़ और खर्चे को देखकर राम प्रकाश की पत्नी सुशीला ने उन्हें टोका और बोली, सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राम प्रकाश जी बोले, तुम्हें काहे का डर लग रहा है? तब सुशीला अपना पल्लू संभालते हुए बोली, इतने बड़े लोग हैं, न जाने कैसी शादी करें और दहेज में न जाने क्या क्या मांगे। राम प्रकाश हंसता हुआ बोला, अरे तू रही ना गंवार की गंवार। अरे तू उन लोगों को नहीं जानती, शहर में क्या ठाठ है उनके पास क्या कमी है जो वो हमसे मांगेंगे। सुशीला ने कहा, लेकिन फिर भी बिटिया की शादी है, खाली हाथ तो नहीं भेज सकते, पास पल्ले तो कुछ नहीं है, फिर कैसे निपटेगी शादी। राम प्रकाश ने सुशीला के हाथों को पकड़ते हुए उसको चारपाई पर बिठाते हुए कहा, अरे सुशीला, तू क्यों चिंता करती है? वो जो श्याम और मनोहर है ना, अपने खेत के पड़ोस में, जिनका खेत है 1 बीघा खेत के 80,000 देने को कह रहा था। अब बिटिया की शादी में जितने में भी निपटेगी उतना उसे बेच देंगे। सुशीला ने दिल पर हाथ रखते हुए पूछा, तो क्या हमारा सब खेत बिक जाएगा? राम प्रकाश ने कहा, अरे नहीं पगली, मान ले 5 बीघा बिक भी गया तो क्या, बस हमारी बिटिया तो खुश रहेगी ना। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। वह राम प्रकाश के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। इतने में रानी आ गई और कहने लगी, माँ देखो ये सूट कैसा लग रहा है। इतने में उसकी नज़र अपनी माँ सुशीला की आंखों पर पड़ी तो पूछने लगी, क्या हुआ माँ? तो सुशीला अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं बिटिया। तभी राम प्रकाश कहने लगे, अरे हुआ कैसे? कुछ नहीं, तेरी माँ कह रही है हमारी बिटिया शहर जाकर कहीं हमें भूल तो नहीं जाएगी, बस तभी से रो रही है। रानी दोनों से लिपट कर कहने लगी, कोई भला कैसे अपने माँ बाप को भूल सकता है माँ? मैं तो आप दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तभी पीछे से और तीनों बेटियां सोनिया, मीना, रीना और छोटा बेटा सोनू आकर उन तीनों से लिपट जाते हैं और कहने लगते हैं, हम सब भी चलेंगे तुम्हारे साथ, और सभी हंसने लगते हैं। आखिरकार वह समय भी आ गया जब लड़के वाले गांव में प्रवेश करते हैं। करीब 11 बजे के समय राम प्रकाश के घर के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। राम प्रकाश तीनों गाड़ियों की तरफ हाथ जोड़ता हुआ बढ़ता है और गाड़ियों से निकलने वाले हर व्यक्ति को झुककर नमस्कार करता है। गाड़ियों में कुल 8 लोग आए थे। उनमें रामलाल जी और उनकी पत्नी सत्यवती जी, उनके साथ इंदर भी था। दूसरी गाड़ी में रामलाल जी की बहन रुक्मणी और बहनोई नत्थूलाल, और तीसरी गाड़ी में था जो विष्णु अपने मामा उमेश चंद्र और मामी उषा के साथ। सभी मेहमान गाड़ी से उतरकर राम प्रकाश के पीछे पीछे चल दिए। राम प्रकाश ने सभी को कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए बैठिए। सभी मेहमान कुर्सियों पर बैठ गए। उनके सामने मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट सब रखे गए। रानी चाय लेकर आई तो सभी रानी को देखते ही रह गए। विष्णु कुछ शर्मा रहा था, पर कभी कभी रानी की तरफ देख लेता था। रानी से मेहमानों ने बैठने को कहा, पर उसको शर्म की वजह से सबके सामने कुर्सी पर बैठना उचित नहीं लगा, तो रानी की माँ दौड़कर अंदर से चटाई ले आई और नीचे बिछा दी, जिस पर रानी अपनी माँ और कुछ और महिलाओं के साथ नीचे बैठ गई। उसी बीच उसने विष्णु को भी देख लिया था। सभी ने आराम से नाश्ता किया और फिर रानी और सारी महिलाएं अंदर चली गईं। विष्णु और उसके मामा ने कहा कि हम थोड़ा गांव घूमकर आते हैं। तभी रामलाल जी ने राम प्रकाश जी को आवाज दी और तब से एक तरफ खड़े थे सब, और उनको बुलाया एक साइड, और उनके जो जीजा नथुलाल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भाई राम प्रकाश, ये हैं
विष्णु के फूफा जी, जो ये चाहेंगे वही होगा। इनकी हाँ में हाँ है, और अगर इन्होंने ना कर दी तो फिर समझो ना है। राम प्रकाश जी तुरंत नथुलाल के पास गए और जाकर नीचे बैठ गए। नथुलाल जी बोले, देखो भाई राम प्रकाश जी, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए शादी से पहले सारी बातें अगर साफ साफ हो जाएं तो अच्छा होगा। तब राम प्रकाश जी कहने लगा, जी साहब। और नथुलाल जी ने रौब से कहा, कितने तक की शादी कर लोगे? राम प्रकाश कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस कभी रामलाल जी को देख रहा था तो कभी नथुलाल जी को। इतने में इंदर ने कहा, बोलो भैया, जो भी बात है साफ साफ कह दो, और फिर तुम कौन से कमी होने दोगे शादी में बिटिया की? शादी के लिए तो कुछ तैयारी करके रखी होगी, फिर 20 बीघा खेत भी तो है। इतना सुनते ही नथुलाल जी बोले, बस 20 बीघा खेत है? फिर हम तो नाहक ही परेशान हो रहे थे। अब तो बस ये बात करो कि शादी कैसे निपटानी है। इतने में विष्णु अपने मामा के साथ आ जाता है और दोनों वहां पर पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। नथुलाल जी विष्णु से पूछते हैं कि कैसा लगा गांव? विष्णु कहता है कि फूफा जी, वैसे तो गांव अच्छा है, हर तरफ हरियाली, शुद्ध हवा है, सीधे साधे लोग हैं, पर यहाँ पर लोगों का रहन सहन, यहाँ की धूल उड़ाती सड़कें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नथुलाल जी ने कहा, तो फिर ऐसा करते हैं कि शादी शहर से ही करते हैं। क्यों, कैसा रहेगा राम प्रकाश जी? राम प्रकाश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसा आप कहें। इतने में विष्णु ने अपने मामा के कान में कुछ फुसफुसाया। मामा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और रामलाल जी से बोले, जीजा जी, मैं ये कह रहा था, अगर लड़का लड़की आपस में कुछ बात कर लेते और फिर बात आगे बढ़ाए तो अच्छा होता। रामलाल जी बोले, ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, आखिर उन दोनों का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, क्यों राम प्रकाश भाई साहब? राम प्रकाश ने कहा, जैसा आप कहें। और राम प्रकाश उठकर अंदर वाले कमरों की तरफ चला गया, जहां पर सभी महिलाएं रानी के पास बैठी थी। उसने अपनी पत्नी सुशीला को बाहर से आवाज दी, सुनो, अरे सुनती हो भाग्यवान? सुशीला तुरंत बाहर आ गई और बोली, हाँ जी बोलिए। तो राम प्रकाश जी बोला, सुनो, वो विष्णु जी हमारी बिटिया से कुछ बात करना चाहते हैं। राम प्रकाश ने कुछ हिचकिचाते हुए अपनी पत्नी सुशीला से कहा। सुशीला ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, अब जाने क्या नया रिवाज चलाओगे? आज से पहले हमारे खानदान में कभी लड़का और लड़की ने शादी से पहले बात की है? अंदर गांव की और भी औरतें बैठी हैं, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। राम प्रकाश जी ने कहा, अरे पगली, काहे की बदनामी? शहर में तो यह सब आम बात है। सुशीला ने झुंझला कर कहा, अब यह शहर के चोचले हैं, शहर में अच्छे लगते हैं जी। राम प्रकाश ने कहा, ओहो, तो क्या तू नहीं चाहती रानी बिटिया की शादी एक बड़े घर में हो, जहां उसके सारे सपने पूरे हो सकें, उसे किसी चीज की मोहताजगी ना हो? सुशीला ने कहा, कौन नहीं चाहेगा अपनी बिटिया की खुशी के लिए? फिर भी जो राम प्रकाश जी बोले, बिना कुछ सोचे समझे बोल देती है। फिर सुशीला ने कहा, ठीक है, पर रानी के साथ मैं भी रहूंगी। तब राम प्रकाश जी बोले, हे भगवान, जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो। इतना कहते हुए राम प्रकाश जी वहां से चले गए। अब सुशीला रानी के पास गई और धीरे से रानी के कान में कुछ कहा और हाथ पकड़कर उसे बगल वाले कमरे में ले आई। उस कमरे में एक बानों वाली एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक चादर बिछाकर सुशीला ने उस पर रानी को बिठा दिया और अपने आप विष्णु को बुलाने बाहर गई। राम प्रकाश को आवाज दी, सुनो जी, जरा विष्णु जी को भेज दीजिए। विष्णु ने भी सुन लिया। यह सुनकर वह अपने आप खड़ा हो गया और सुशीला की तरफ चल दिया। जब वह सुशीला के नजदीक पहुंचा तो सुशीला कमरे की ओर चल दी और बोली, आओ बेटा। विष्णु जैसे ही अंदर गया, उसे देखकर रानी चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। विष्णु ने रानी को देखा तो देखता ही रह गया। वह भूल गया कि सुशीला भी वहीं पर है। और सुशीला ने चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बेटा। विष्णु जैसे ही चारपाई पर बैठने के लिए आगे बढ़ा और उस चारपाई पर बैठा तो अधवायन टूट गई और वह चारपाई के अंदर घुस गया। रानी ने तुरंत विष्णु की ओर हाथ बढ़ाया और उसको उठाने के लिए सहारा दिया। विष्णु उठ गया, पर रानी का हाथ पकड़े खड़ा था और रानी की आंखों में देख रहा था। रानी भी विष्णु की आंखों में देख रही थी।
तभी सुशीला के खांसने की आवाज ने दोनों को ध्यान भंग कर दिया। सुशीला ने कहा, लगता है विष्णु जी को चारपाई पर बैठने की आदत नहीं है। बेटा, चारपाई पर सिरहाने पर बैठते हैं, पायताने पर नहीं। विष्णु ने कहा, वो क्या है ना माँ जी, मेरे वहां पर चारपाई नहीं है, बेड है। सुशीला जी बोली, अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुर्सी लाती हूँ। यह कहकर सुशीला जी बाहर चली गई। इतने में ही विष्णु ने रानी से पूछा, क्या मैं आपको पसंद हूँ? तो रानी शर्माई और बोली, जी। इतने में ही सुशीला 2 कुर्सी ले आई और कमरे में डाल दी और बोली, बैठो बेटा। एक कुर्सी पर विष्णु बैठ गया और दूसरी पर रानी बैठ गई और सुशीला वहीं पर चारपाई पर बैठ गई। अब विष्णु की समझ में नहीं आ रहा था सुशीला की मौजूदगी में वह क्या बात करे, इसलिए बहुत देर तक वहां पर खामोशी छाई रही। इतने में विष्णु के मामा ने बाहर से आवाज दी, विष्णु बेटा, तुम्हें जीजाजी बुला रहे हैं। विष्णु तुरंत उठा और कमरे से बाहर निकल गया। रामलाल जी के पास पहुंच गया और बोला, जी पिताजी। रामलाल जी बोले, विष्णु, मैं यह कह रहा था, तुम गाड़ी का कौन सा मॉडल बता रहे थे? विष्णु ने राम प्रकाश की ओर देखा, जो कि अभी भी नथुलाल जी के पास नीचे अत्यंत ही परेशान हालत में बैठे थे। विष्णु कुछ बोलने ही वाला था, तभी नथुलाल जी बोल पड़े, भाई विष्णु, मेरी मानो तो ऐसा करो कि नगद ले लो और गाड़ी अपने मन से निकालवा लेना। रामलाल जी की तरफ देखा नथुलाल ने, जिन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। विष्णु ने नथुलाल जी की तरफ देखते हुए कहा, जैसा आप लोग तय करें फूफा जी, और मामा जी की ओर इशारा करते हुए कहा, मामा जी चलिए हम घूम कर आते हैं। और विष्णु अपने मामा को साथ लेकर चला गया। नथुलाल ने राम प्रकाश से कहा, देखो भाई, गाड़ी के लिए नगद ही दे दो, अगर इनको महंगी वाली चाहिए होगी तो उसमें ये अपना रुपया मिला लेंगे, ठीक है ना? राम प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आप कहें। नथुलाल जी फिर से कहने लगे, और देखो भाई राम प्रसाद, शादी शहर से ही करेंगे तो उसका इंतजाम भी हम कर लेंगे, तुम उसका भी नगद दे देना और उसके बाद जो भी लेना देना हो उसका भी नगद ही दे देना। तुम सिर्फ बिटिया और कुछ खास मेहमानों को ले आना, वहीं शादी निपटा कर अपने घर आ जाना, तुम्हारी सारी टेंशन हम ले लेते हैं बस। राम प्रकाश ने कहा, जी आपकी मेहरबानी है, पर कुल कितना रुपया चाहिए होगा? नथुलाल जी ने कहा, देखो भाई, खर्चा बहुत हो जाएगा, पर तुम्हारी हालत देखते हुए सिर्फ 15 लाख का इंतजाम कर लो, बाकी का हम देख लेंगे। क्यों रामलाल जी, ठीक है ना? रामलाल जी ने ऐसे मूड से बोले जैसे कि डील कम में तय हुई हो। अब ठीक ही है जीजा जी, रामलाल जी बोले, आपकी बात टालने की मुझ में हिम्मत कहाँ है। फिर नथुलाल जी ने राम प्रकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम भी तो कुछ बोलो, 15 लाख तो इंतजाम कर लोगे ना राम प्रसाद भाई? 15 लाख रुपए, राम प्रकाश ने सूखे गले में थूक का जो घूंट निगलते हुए कहा, 15 लाख रुपए? तभी इंदर ने राम प्रकाश से कहा, भैया इधर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम प्रकाश इंदर के साथ अंदर वाले कमरे में जा पहुंचे। वहीं पर सुशीला भी आ गई। सुशीला ने राम प्रकाश से पूछा, क्या बात हुई जी, कुछ मांग है क्या उनकी? राम प्रकाश ने कहा, पूरी शादी में 15 लाख का खर्चा है। तब सुशीला बोली, हाय राम, 15 लाख? जो सुशीला तो एकदम चौंक गई और वह बोली, क्या कहा? कह रहे हैं 15 लाख दे दो, शादी का पूरा इंतजाम वो कर लेंगे। राम प्रकाश ने अपनी पत्नी को बताया तो सुशीला ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, हम कहाँ से लाएंगे जी 15 लाख में? मैं तो पहले ही कहती थी हमारे बस का नहीं है इतने बड़े घर में शादी करना, और वहीं बैठकर रोने लगी। इतने में इंदर ने कहा, भैया आप तो कह रहे थे वो खेत बेचकर बिटिया की शादी कर लेंगे। सुशीला ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तो क्या सब एक ही शादी में लुटा दें? और भी तो बेटियां हैं, क्या उन्हें किसी कुएं में धक्का दे दें? राम प्रकाश ने इंदर से कहा, इंदर भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इंदर ने कहा, देखो भैया, मेरी मानो तो हाँ कर दो और खेत बेचकर बिटिया की शादी कर दो, मुझे तो इसी में तुम्हारे कई फायदे दिखाई देते हैं। सुशीला ने चौंकते हुए कहा, फायदे? कैसे फायदे भैया? इंदर ने कहा, देखो भाभी, पहली बात तो यह है कि शादी के बाद उस घर में आपकी बेटी ही
सबसे ऊपर होगी, यानी उसके हाथ में ही होगा, सब करता धरता वही होगी। वो जो चाहेगी वही करेगी, वही होगा। अगर वो चाहेगी तो उससे छोटी बिटिया सोनिया की शादी भी उसी घर में हो सकती है, उनके छोटे बेटे सोनू से। और फिर हम किस लिए हैं, हम भी तो बात करेंगे उनसे। सुशीला ने कहा, वो तो ठीक है भैया, पर अगर खेत बेच दिए फिर अनाज कहाँ से आएगा, पेट कैसे पालेंगे बच्चों का। इंदर ने समझाते हुए कहा, अरे भाभी, उसकी चिंता क्यों करती हो, जिस मिल में मैं काम करता हूँ वहीं भैया को भी लगवा दूंगा, महीने के 20-25 हजार मिला करेंगे। आप लोग यहाँ का मकान बेचकर शहर में मकान ले लेना, यहाँ कहाँ गांव में पड़े हो। आपका एक ही बेटा है, उसको शहर से अच्छे से स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ, यहाँ गांव में रहकर क्यों उसका और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। सुशीला ने राम प्रकाश की ओर देखते हुए कहा, भैया बात तो सही कह रहे हैं जी। इंदर ने राम प्रकाश की ओर देखकर कहा और फिर पूछा, तुम क्या समझते हो, शादी के बाद रामलाल जी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? तुम लोगों की गरीबी देखकर उनको शर्म नहीं आएगी? अरे बड़े पेड़ हैं वो, और बहुत बड़े, मैं तो कहता हूँ उनकी छाया में पहुंच जाओ, जिंदगी सफल हो जाएगी। राम प्रकाश ने इंदर की तरफ देखा, फिर कहा, बात तो सही कह रहे हो भैया, फिर भी ना जाने क्यों डर लग रहा है। इंदर बोला, इसमें डरने की क्या बात है भाई साहब, मैं हूं ना आपके साथ। राम प्रकाश ने सुशीला की तरफ देखा और पूछा। फिर सुशीला ने कहा, फिर क्या भैया, जो कह रहे हैं वही किया जाए, और क्या। फिर राम प्रकाश ने यह फैसला लिया कि वो अब उनकी सारी बात मानेगा और खेत बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे बिटिया रानी की शादी करेगा। इंदर और राम प्रकाश बाहर आए और रामलाल जी को बोल दिया कि उनको 15वें दिन 15 लाख रुपए मिल जाएंगे और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सभी मेहमानों को खुशी खुशी विदा किया गया। खेत बेचने के लिए राम प्रकाश जी की बात श्याम और मनोहर से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए राम प्रकाश जी ने 80,000 रुपये बीघा के हिसाब से 16 लाख रुपए का खेत बेच दिया। उसने शहर से इंदर को बुला लिया था। जब श्याम और मनोहर ने 16 लाख रुपए दिए तो राम प्रकाश ने 15 लाख रुपए इंदर को देते हुए कहा कि ज़्यादा रुपए गांव में रखना ठीक नहीं है भाई, तुम आज ये रुपए शहर में ले जाओ और कल मैं आऊँगा, फिर हम दोनों रामलाल जी को ये रुपए देने चलेंगे। इंदर रुपए लेकर शहर आ गया। अगले दिन जब राम प्रकाश शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी सुशीला ने कहा, सुनो जी, क्या मैं भी आपके साथ शहर चल सकती हूँ, मैं भी तो देखूं अपनी रानी बिटिया की ससुराल। राम प्रकाश जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर दोनों पति पत्नी शहर पहुंच गए। जब दोनों इंदर के घर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस में मालूम किया तो पता चला इंदर कल ही मकान छोड़कर कहीं चला गया है। राम प्रकाश के दिल में घबराहट होने लगी, पर उसका दिल यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि इंदर उसको धोखा दे सकता है। सुशीला की आंखें तो नम हो गईं, पर वह भी जुबान से कुछ नहीं बोल रही थी। इसलिए राम प्रकाश जी वहां से तुरंत जो रामलाल जी के घर पहुंचा। वहां पर जब रामलाल जी से इंदर और 15 लाख रुपए के विषय में पूछा तो पता चला कि इंदर वहां भी नहीं पहुंचा था और ना ही उसने रुपए पहुंचाए थे। रामलाल जी ने मना कर दिया तो बेचारे राम प्रकाश जी और सुशीला तो जैसे लुट चुके थे। कुछ देर तक तो दोनों स्तब्ध खड़े रहे। फिर सुशीला जोर जोर से रोने लगी। राम प्रकाश उसको चुप कराने का प्रयास करने लगा। उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। रामलाल और उनकी पत्नी सत्यवती जी दोनों खड़े खड़े देख रहे थे। सुशीला अचानक दोनों की ओर लपकी और उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी को अपना लो साहब, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा सब कुछ लुट गया है। सुशीला दोनों के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाती रही, कभी अपनी साड़ी का पल्लू उनके आगे फैलाती और उसमें अपनी बिटिया की शादी का आग्रह कर रही थी, और उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद रामलाल जी जो राम प्रकाश के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारे साथ जो भी हुआ राम प्रसाद, बहुत बुरा हुआ। अब तुम घर जाओ और अपने बच्चे देखो और अपनी घरवाली को संभालो और अपनी बिटिया के लिए कोई अपनी हैसियत का लड़का देखकर शादी कर देना। राम प्रसाद एकटक रामलाल जी की तरफ देखता रह गया।
वह समझ गया था रामलाल जी क्या कहना चाहते हैं। वह अपनी पत्नी सुशीला की तरफ बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको उठाया और उसको चलने का इशारा किया। सुशीला राम प्रकाश का सहारा लेती हुई घर के बाहर चलने लगी। कुछ ही देर में दोनों गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे। बस आने में अभी कुछ समय था। राम प्रकाश जी ने सुशीला को वहीं एक सीट पर बिठा दिया और उसको बोला, मैं अभी आता हूँ, और बस अड्डे के बाहर आ गया। बाहर शहर की चहल पहल थी, जिसको देखो भागा जा रहा था। इतनी व्यवस्था कि किसी को किसी का ध्यान नहीं था। यह वही शहर है जहाँ पर जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह सब आसानी से मिल जाती हैं। पर आज राम प्रकाश जी की आंखें जिस चीज को ढूंढ रही थी वह जीने के लिए नहीं बल्कि अपना जीवन समाप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वैसे तो जीवन नष्ट करने के लिए वही जहर काफी होता है जो इंद्र जैसे आस्तीन के सांप के भीतर होता है, पर इस शरीर से प्राणों का निकलना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा खोजने के बाद राम प्रकाश जी एक जहर की पुड़िया ले लेता है और अपनी जेब में रखकर सुशीला के पास लौट आता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है और दोनों पति पत्नी बस में सवार होकर अपने गांव आ जाते हैं। दोनों के घर पहुंचते ही बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। सोनू दौड़कर माँ के पैरों से लिपट जाता है, जिसे दुलार देकर सुशीला अपने पास बिठा लेती है। रानी दोनों के लिए गिलास में पानी ले आती है। राम प्रकाश जी अपना कुर्ता उतारकर रानी को पकड़ा देता है और रानी के हाथ से पानी का गिलास लेकर रानी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उन्होंने संभाला था और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान भरने की कोशिश करता है। तभी पास बैठा सोनू कहता है कि माँ, मेरे लिए शहर से क्या लाई हो? तो सुशीला कहती है कि बेटा, जल्दी में थी इसलिए कुछ भी लाना भूल गई। जा रानी, दीदी से पैसे ले ले और बिस्किट लेकर खा ले। सोनू रानी की तरफ जाता है। रानी राम प्रकाश के कुर्ते की जेब से कुछ पैसे निकालकर सोनू को दे देती है। सोनू सोनिया, मीना और रानी के साथ बिस्किट लेने चला जाता है। शाम को 7 बज चुके थे। रानी ने दोनों से खाने के लिए पूछा, तभी उसने सुशीला की तरफ देखा। सुशीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी उसके पास गई और पास में बैठ गई और आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ माँ? सुशीला ने कहा, बिटिया, हम बर्बाद हो गए। इंदर सारा रुपया लेकर भाग गया और अब तुम्हारी शादी भी, जो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया है, रिश्ता तोड़ दिया है। हमें माफ कर दे बिटिया। सुशीला ने रानी को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। पास बैठा राम प्रकाश भी रोने लगा। रानी ने दोनों को गले से लगा लिया। इतने में बच्चे भी आ गए। तीनों ने अपने अपने आंसू पोंछे। फिर रानी खाना बनाने के लिए चली गई। रात में सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। राम प्रकाश जी और सुशीला के मुंह में खाना नहीं चल रहा था। रानी देख रही थी दोनों बहुत परेशान हैं। सभी को खाना खिला दिया पर रानी ने खाना नहीं खाया। सोते समय जब रानी राम प्रकाश के पास गई तब राम प्रकाश ने रानी का हाथ में बचा हुआ 1 लाख रुपया रख दिया और कहा, बेटा, इस घर में सबसे समझदार तू ही है, तो अपने हिसाब से इसको खर्च करना। तब रानी कहने लगी, लेकिन पापा मैं कैसे? रानी ने कहा राम कि हाँ बेटा, तू समझदार है। राम प्रकाश जी ने कहा, बिटिया तू पढ़ी लिखी है, तू भला बुरा सोच सकती है। इतने में सुशीला आ गई तो राम प्रकाश थोड़ा सकपका सा गया। रानी राम प्रकाश के गले लगकर रोने लगी। सुशीला और राम प्रकाश भी रोने लगे। कुछ देर बाद रानी वहां से चली गई। सुशीला और राम प्रकाश कुछ देर बातें करते रहे। रात के लगभग 2 बजे जब सुशीला सो गई, राम प्रकाश अपनी जीवन समाप्त करने के लिए उठा। फिर बैठकर विचार करने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह उठा और धीरे धीरे खूंटी में टंगे अपने कपड़ों की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो चौंक गया। कुर्ते की जेब में जहर की पुड़िया गायब थी। उसने अपने सारे कपड़े देख डाले पर जहर की पुड़िया कहीं नहीं मिली। थक हार कर राम प्रकाश बैठ गया और सोचने लगा कि हाय री किस्मत, लगता है अभी जीवन में और भी ठोकरें खाना लिखा है, जो जहर की पुड़िया भी कहीं गिर गई। फिर वह लेटने लगा। जैसे ही वह लेटा उसको याद आया कि उसने कुर्ता रानी को दिया था।
उसकी जेब में से रानी ने सोनू को पैसे दिए थे। राम प्रकाश अचानक चिल्लाया, रानी, जिससे सुशीला की आंखें भी खुल गईं और वह भी उधर दौड़ पड़ी जिधर राम प्रकाश दौड़ गया था। जब राम प्रकाश वहां पहुंचा जहां रानी लेटी हुई थी तो उसने देखा कि रानी के मुंह से झाग निकल रहा था। वह अपने पापा के हिस्से का सारा जहर पी चुकी थी। उसके हाथ के पास ही खाली जहर की पुड़िया और एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें रानी ने लिखा था कि पापा, इस परिवार को मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। और सुशीला रानी से लिपट कर रोने लगी और राम प्रकाश जी बेसुध एक तरफ बैठ गया। पास पड़ोस के लोग रोना सुनकर इकट्ठा होने लगे। सुबह होने तक यह बात आसपास के दूसरे गांवों तक भी फैल गई। रानी को देखने के लिए ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। सभी की आंखें नम थी। किसी परिचित को देखकर सुशीला रानी के सर को उठाती और विलाप करती हुई कहती, उठ बिटिया, देख, तुझे देखने कितने लोग आए हैं। पर रानी अपना जीवन समाप्त कर चुकी थी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।